हम सब जानते हैं कि हमारे देश में आजकल थोड़ा ऐसा ही माहौल चल रहा है, कुछ कंफ्यूजन का, कुछ टेंशन का, कुछ नाराजगी का, कुछ प्रोटेस्ट का। हमारे जो मुसलमान भाई बहन है उनके मन में शक है नागरिकता को लेकर, कहीं उन्हें निकाल तो नहीं दिया जाएगा, कहीं कोई उनसे सबूत तो नहीं मांगेगा। ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए मुझे एक ऐसी शख्सियत की तलाश थी जो कानून को भी जानता हो और कुरान को भी जानता हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सियासत को भी जानता हो, समाज को भी समझता हो, जो हिंदू को भी जानता हो, मुसलमान को भी जानता हो, जो गीता भी जानता हो और इस्लाम भी जानता हो। हमारे मेहमान आज के केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ साहब, आप केरल के राज्यपाल हैं। केरल की असेंबली ने ये नागरिकता संशोधन जो कानून था इसका विरोध किया, इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। आप कहते हैं ये ठीक नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि उनको अधिकार नहीं है रेजोल्यूशन पास करने का। मैंने ये कहा है कि ये उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, और अगर वो ये दलील देते हैं कि ये पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए है तो फिर उनका ये नैतिक दायित्व था कि फिर वो पूरी कहानी को कि पाकिस्तान में लगातार उन लोगों पर जिनको महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही शब्द प्रयोग किए हैं कि जहां पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यक, कहीं पे शब्द प्रयोग किया गया है गैर मुस्लिम, कहीं सीधा सीधा कहा गया है हिंदू और सिख आबादी पर जो अत्याचार किए हैं, जिस तरह वो छोड़ने पे मजबूर हुए, वो अपनी जान बचा के, अपनी इज्जत बचा के भागे हैं पाकिस्तान से। तो फिर वो बात भी कही जानी चाहिए थी। वो लोग जो पाकिस्तान में रह गए, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे साथ, हमारे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, देश आजाद हो गया, लेकिन चूंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आखिरी समय में पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली बनाने की, तो ये लोग तो उसके शिकार बन गए। इन्होंने तो देश का विभाजन नहीं मांगा था, लेकिन पाकिस्तान ने बनने के बाद एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जिसमें पाकिस्तान को मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। अब मुस्लिम स्टेट अगर कानूनी तौर पर डिक्लेयर किया गया है तो फिर वहां पे रहने वाला हर गैर मुस्लिम जिम्मी हो जाता है। जिम्मी का मतलब यह है उसको कितना संरक्षण दिया जाना है, क्या अधिकार दिए जाने, इसका फैसला वो खुद नहीं कर सका। इसका फैसला वो करेंगे जो सरकार में बैठे हुए हैं। तो क्या इन लोगों ने पार्टीशन मांगा था कि हम जिम्मी बन जाएं? ये तो उसके उस फैसले के शिकार हो गए जो फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आखिर में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करके, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो जिस चीज के खिलाफ इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब जो ये नया देश बना इसमें इनकी हैसियत अंग्रेजों के गुलाम की हैसियत से ज्यादा खराब हो गई। तो उनके प्रति हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं? कपिल सिब्बल का बयान मैंने देखा। कपिल सिब्बल तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कानून जानते हैं। उन्होंने कहा कि असल में जब एनआरसी असम में लागू हुआ तो बीजेपी को लगता था कि मुसलमान छट जाएंगे, लेकिन उसमें हिंदू भी आ गए। अब उनको बचाने के लिए ये नागरिकता संशोधन कानून। कपिल सिब्बल साहब का नाम ले रहे हैं। कपिल सिब्बल 2003 में 107th रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन होम अफेयर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003, इसमें क्या कहा गया है? इंडियन सिटीजनशिप शुड बी ग्रांटेड टू बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी माइनॉरिटी रेफ्यूजीज, नॉट ऑल रेफ्यूजीज। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स शुड ऑल्सो बी इशूड टू दीज रेफ्यूजीज। सिटीजनशिप शुड बी ग्रांटेड टू बांग्लादेशी माइनॉरिटी रेफ्यूजीज एंड नॉट टू रेफ्यूजीज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी। पार्लियामेंट की कमेटी है। एवरी सिटीजन शुड बी गिवन अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। इसके मेंबरों के नाम बताओ। बताऊं? जी बताइए ना, जरूर। हाँ, इस कमेटी के चेयरमैन श्री प्रणब मुखर्जी। इस कमेटी के मेंबरों में पहला नाम श्री कपिल सिब्बल। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। कुछ दिनों से बादल नहीं दिखे थे, फिर से ले आया रागा रैप। नहीं आरिफ साहब, ऐसा है अब क्योंकि ये बयान चर्चा में आ गया है, प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया अपने भाषण में, अब आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं, साक्षात्कार हो रहे हैं। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल ये है, आपको नहीं लगता कि शायद जाने में या शायद अनजाने में आपके बयान एक राजनीतिक पार्टी को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं पास्ट को, जो पहले घटनाएं हुई हैं, उनको अंडू कर सकूं। आपके अंदर है ये ताकत? नहीं भाई, उन बातों का इस वक्त दोहराना मेरे भाई, आज आपका ये साक्षात्कार जा सकता है क्योंकि ये बयान आपके भाई, तो ये बयान तो मेरे बहुत पुराने हैं। क्या मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं पास्ट को अंडू कर दूं? बड़ा अजीब सवाल है आपका। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये तो इतिहास की बात हो गई, जो किसी ने कहा, आपने उसके बारे में कई बार आप कह रहे हैं जिक्र भी किया, लेकिन चर्चा में वो अब आया क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा राजनीति में आप राजनीतिक पार्टियों, मानों के प्रति जो एक एसोसिएशन है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भाव वही है अभी भी?
असल में मुझे इस कदर अफसोस होता है जब मैं आपके जैसी उम्र के आदमी को ये भाषा बोलते हुए देखता इसमें हूं। क्या गलत? इसमें इतना गलत है, राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान, मैं इस देश का नागरिक हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का पढ़ाया हुआ पाठ है जिससे आप अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे। आज आप 2019 में मुझसे राजनीतिक पार्टियों और मुसलमानों का संबंध पूछ रहे हैं। ये सिर्फ आप उस कॉलोनियल विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं, उस सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? आपने बोला कि मुसलमानों को और हिंदुओं के बारे में अलग अलग बात ना करें। इस बयान में मुसलमानों के बारे में बात हो रही है। अरे भाई, मैंने तो ये बात, मुझे तो इस पे एतराज था, तभी तो मैं सरकार छोड़ के अलग हुआ। आप तो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप नौजवान हैं, मैं भी आजादी के बाद पैदा हुआ हूं, लेकिन हम अभी तक वही साम्राज्यवादी भाषा बोल रहे हैं कि पार्टियों के साथ इस वर्ग का क्या संबंध है, उस वर्ग का। हम कभी नागरिक का संबंध पर बात करेंगे या नहीं करें? ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये आर्गुमेंट आपका जो है वो उससे मैं सहमत हूं, लेकिन एक कम्युनिटी है जिसकी कुछ तकलीफें भी हैं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि उस तरीके से उत्थान नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सरकार ने बनाई। किस पार्टी की सरकार थी? बिल्कुल, आपका कहना सही है। अरे कहना पिछली से अभी तो सरकार कहा ही नहीं है मैंने। यूपीए नहीं, मैं समझ अभी रहा तो हूँ मैंने आपके। कहा ही नहीं है। ये गटर में पड़े रहना चाहते ही तो पड़े रहने दो। तो मैंने अगले दिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला, किताब को किस तारीख को बैन किया गया और कितनी कॉपी कॉन्फिस्केट की गई, जब्त की गई। 15 दिन बाद जवाब आया, फला तारीख को बैन किया गया, कोई कॉपी कॉन्फिस्केट नहीं की गई। क्या योजनाबद्ध तरीके से इसको किया गया, ये आपका आरोप? मेरा कोई आरोप नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई भी साधारण अकल रखने वाला आदमी जब ये देखेगा कि पूरी दुनिया में भारत के बैन करने के बाद पूरी दुनिया में हिंसा हुई, 200 से ज्यादा लोग मरे और बैन करने वालों ने एक किताब का उद्देश्य था उसका, मैं आपसे बताइए। देखिए, मैं राजनेता नहीं हूँ। अरे ये राजनेता नहीं भाई, भाई मेरा ओपिनियन यहाँ मैटर नहीं करता है। ये राजनेता का काम नहीं है। इससे आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आपके हिसाब से आपका ये एलिगेशन है, ये सब काम किए जा रहे थे। मैंने नहीं एलिगेशन लगा रहा, मैंने तो पार्लियामेंट में सवाल आपने पूछा। ये आपके विचार क्या थे हैं, विचार नहीं है। क्या थे हैं, विचार नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इतिहास अब बदल गया है? ये मेरा सवाल। इतिहास अब बदल गया है। आप पिछले 5 सालों से और अब आगे, मतलब इस सेंस में तो जरूर मैं कहूंगा राजनीतिक कि नेता, उनकी अप्रोच। हाँ, पिछले 5 साल में अप्रोच, कोई तुलना, कंपैरिजंस आर ऑलवेज ओडियस। कोई एक जैसे दो लोग नहीं होते, लेकिन एक तो है ही राहत की बात। क्या राहत? 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ पूरे देश। अगर आपको ये राहत नजर नहीं आती तो ये मैं अचरज है। 5 साल में एक भी मेजर दंगा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह